हेलो एवरीवन, माय नेम इज साकिब मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज स्टूडेंट्स चॉइस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अपने चैनल पे स्टूडेंट चॉइस पे फ्री ऑफ कॉस्ट चालू किया है क्रैश कोर्स फॉर टर्म 2 एग्जामिनेशन, जो भी सीबीएसई और आईसीएसई के लिए आने वाला है। आपको सेपरेट वीडियोस मिलेंगे, जो टॉपिक कॉमन होंगे उसके कॉमन वीडियोस मिलेंगे। ये बेसिक प्लस एडवांस होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली क्रैश कोर्स में हम सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते, बट वी विल इंपॉर्टेंट सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस सीरीज एंड एज वेल एज हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक प्लस एडवांस होने वाला है, और इसी कोर्स से रिलेटेड अगर आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन चाहिए सो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट दैट इज www.thestudentschoice.com। और यहाँ पे आप हमारे काफ़ी अलग अलग प्रोग्राम्स, जैसे कि हम स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी लेके आते हैं बच्चों के लिए, कई सारी क्विजेज होती हैं, कई सारे सैम्पल पेपर होते हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे और देखते हैं आज साइंस में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा, सो थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा दैट वी आर गोइंग टू स्टडी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो आर टुडेज टॉपिक इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आप सभी को पता होगा कि कार्बन एक बहुत ही वर्सेटाइल नेचर रखता है। और ये वर्सेटाइल नेचर क्यों रखता है, क्या ऐसी चीज़ें होती हैं, क्या ऐसी इसके अंदर खूबियाँ होती हैं, तो वही आज इसमें हम सबसे पहले जानते हैं। देखो, आपको पता है कि कार्बन जो होता है वो हमारी पीरियोडिक टेबल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। अगर मैं कार्बन के एटॉमिक नंबर की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर आपको सभी को पता होगा, जो कि होता है 6। अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो वो कुछ होगा, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। मतलब हमने देखा कि ये जो है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन अगर और मिल जाए तब जाके अपना ऑक्टेन कंप्लीट कर पाएगा। ओके, अब आपको पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसको चाहिए या फिर अगर इसको टोटल 8 इलेक्ट्रॉन करना है तो इसके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे कार्बन भाई के पास है वो है या तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, सेकंड इसके पास ऑप्शन है या तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ, 2 मिनट वीडियो पॉज करके, कि क्या ये गेन करेगा कि क्या ये लूज करेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं करेगा तो आप बहुत ही सही सोच रहे हैं। क्यों? ना तो ये गेन करेगा ना तो ये लूज़ करेगा। अब हम बारी बारी समझते हैं दोनों चीज़ों को कि क्यों ना तो ये गेन करेगा और ना ही लूज़ करेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये गेन क्यों नहीं करेगा। तो आप सबसे पहले एक चीज़ देखो कि कार्बन के पास अभी, एक मिनट में इसको रफ कर दूँ। ओके, सो अभी कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाते हैं इसमें, तो इसके पास जो टोटल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी 10 इलेक्ट्रॉन्स। और प्रोटॉन तो इसके पास अभी भी कितने रहेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, दैट मीन्स इट हैज़, प्रोटॉन का जो नंबर है वो 6 है। तो ये 6 प्रोटॉन मिलके, आप इसको आसान भाषा में समझ सकते हो, 6 प्रोटॉन मिलके उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये 6 प्रोटॉन मिलके इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख पाए। सो फर्स्ट रीज़न दैट इज़ वाई ये नहीं ले सकता है 4 इलेक्ट्रॉन, गेन नहीं कर पाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बिगड़ जाएगा। दूसरी चीज़ आती है, चलो अच्छा अगर गेन नहीं कर पाता तो लूज़ तो कर देना चाहिए। तो आप एक चीज़ समझो कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि लाइक आपकी जेब में कुछ पैसे हैं, मान लो आपकी जेब में 10 रुपये का नोट है, तो इलेक्ट्रॉन देने का मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने 10 रुपये निकाल के अपने किसी फ्रेंड को दे दिए। इलेक्ट्रॉन देना मतलब समवॉट लाइक आप अपना ब्लड डोनेट कर रहे हो, बिकॉज व्हेन यू डोनेट ब्लड टू समवन यू डू नॉट जस्ट गिव ब्लड, उसके साथ साथ आप एनर्जी भी दे रहे होते हो। ओके, सो अगर आप बताओ ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, इसकी कुछ एनर्जी चली जाएगी, फिर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, इसकी फिर कुछ एनर्जी जाएगी, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, फिर कुछ जाएगी, और चौथा इलेक्ट्रॉन होते होते तो इसको खुद हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। दैट इज़ द रीज़न दैट वाई ना तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, सॉरी, ना तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ना ही ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और ना ही गेन करेगा। सो फिर ये करता क्या है? तो अब हम समझते हैं कि ये क्या करता है। और ये अब इसका वर्सेटाइल नेचर चालू होता है। सो कार्बन जो होता है, ना तो वो गेन किया ना तो इसने लूज किया, देन व्हाट इट डिड, इट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है। और आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से, अभी हम आगे वाली साइड में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो हमारी चीज़ें होती हैं वो क्यों इतनी आसान हो जाती हैं, और जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं। सो अब हम पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नेक्स्ट थिंग दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। सबसे पहले आपको समझना है कि कार्बन जो होता है, कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि कार्बन जो होता है वो इतना वर्सेटाइल नेचर क्यों रखता है। तो सबसे पहले जो है दैट इज, सबसे फर्स्ट पॉइंट दैट इज टेट्रावेलेंसी। ओके,
कार्बन जो होता है ना तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, ना तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। सो इसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, और वो एक ऑप्शन होता है कि ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर पाए। दैट इज़ वाई ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, और ये बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स, या फिर आप कह सकते हो डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म कर पाता है। दैट इज़ वाई सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न कि कार्बन हैज़ अ यूनिक नेचर। सेकेंड थिंग अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होगा कार्बन हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। नाउ व्हाट इज़ कैटेनेशन? दोस्तों कैटेनेशन का मतलब होता है कि कार्बन अगर कोई भी कंपाउंड के फॉर्म में है तो कार्बन कार्बन बहुत सारे आपस में जुड़ के लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटेनेशन। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल है, जो हमारी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कैटेनेशन की प्रॉपर्टी किसी में होती है सो दैट इज़ कार्बन। ये होती है हमारी स्ट्रेट चेन। ओके, ये अभी जो आप देख रहे हैं दिस इज स्ट्रेट चेन। अगर मैं इसी के ऊपर दो तीन कार्बन कहीं से और अटैच कर दूं सो दिस विल बी नोन एज ब्रांच्ड चेन। सो ये चीज़ आपको समझनी है। फिर हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, जो है इट कैन मेक मेकिंग मल्टीपल बॉन्ड्स। मेकिंग मल्टीपल बॉन्ड्स, अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। ओके, मेकिंग मल्टीपल बॉन्ड्स, लाइक कार्बन जो होता है वो अदर एलिमेंट्स के साथ एज वेल एज खुद के साथ it can make single bond, single covalent bond. It can also make double bond, जैसा देश वैसा भेष, और it can also make triple bond. It means carbon is very versatile. According to situation, it can act like all rounder. ये तीनों चीज़ कर सकता है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है भाई, ये डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। सो दीज थ्री आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वाई कार्बन हैज़ अ यूनिक नेचर, और दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। सीधा क्वेश्चन आता है कार्बन के वर्सेटाइल नेचर को एक्सप्लेन करिए, तो आपको यही 3 पॉइंट्स लिखने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी मैंने एक टर्म बोला दैट व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब आपको बताते हैं कि भाई कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। चलो, आपको दिख रहा होगा दैट कोवेलेंट बॉन्डिंग, ओके, कोवेलेंट बॉन्ड इन केमिस्ट्री द इंट्रैक्शन, या आप बोल सकते हो कि इंटर एटॉमिक लिंकेज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स। थोड़ा सा क्लिष्ट लैंग्वेज है, थोड़ी सी टफ लैंग्वेज है। अब इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं और समझते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास सबसे पहले एक स्लाइड देखिए आप, आपको यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स दिख रहे होंगे कि किस तरीके से वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ओके, दीज आर द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन के दो एटम है और वो एटम मिलके एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ओके, सो अगर आप देखो, फिर से एक बार इसको देख सकते हो आप, अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो आप ये देखोगे कि दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि सबसे पहले अगर मैं आयनिक बॉन्ड का एक एग्जाम्पल दूँ, क्योंकि तब आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास एक एटम है सोडियम का और एक हमारे पास है क्लोरीन का। ना सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, और क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, यानी कि 70। अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूँ सो दिस विल बी समवट लाइक 2,8,1, लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, और इसका हो जाएगा 2,8,7। इट मीन्स अगर सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको ये एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया है वो लूज करना पड़ेगा या डोनेट करना पड़ेगा। क्लोरीन को अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको जो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बच रहा है वो इसको ऑब्वियस सी बात है गेन करना पड़ेगा, तब जाके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाएगा। अब क्लोरीन ने ढूंढा सोडियम को, सोडियम ने ढूंढा क्लोरीन को, दोनों ने आपस में सहमति करी और बोले कि चलो अपन आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो इनके बीच में जब आयनिक बॉन्ड बना ऑब्वियस ही बात है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया है। ना अगर बात करें कि भाई इसकी जगह अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती तो किस तरीके से नज़ारा होता, तो मान लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड और एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जो कि है CH4। इट इज़ मेथेन, एंड मेथेन को क्या भी कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज मार्श गैस। यप, दिस इज ऑल्सो नोन एज
मार्श गैस। क्यों मार्श गैस कहते हैं वो अभी आगे चर्चा करेंगे, बट आपको समझना है कि यहाँ पे कुछ इसको स्ट्रक्चर वाइज अगर मैं बनाऊँ, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाऊँ, सो दिस विल बी समवट लाइक एक कार्बन अटैच्ड है 4 हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन अटैच्ड है 4 हाइड्रोजन के साथ। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि यहाँ पे हुआ क्या। भाई कार्बन, हम सबको पता है कि जो कार्बन होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, क्योंकि भैया इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही 1 है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो कार्बन के पास है 4, तो 1 2 3 4। इसने देखा हाइड्रोजन इसके पास आ रहा है तो इसने बोला कि क्या तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है जो शेयर कर सको। हाइड्रोजन बोला हाँ मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो इधर से हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, तो ये मैंने बना दिया। एक यहाँ से लेके आया, एक यहाँ पे दूसरा वाला लेके आया, एक यहाँ पे तीसरा वाला लेके आया और एक यहाँ पे चौथा वाला लेके आया। तो अगर मैं इसको बनाऊँ, वेट अ मिनट, लेट मी चेंज माई इंक सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, ब्लू कर लेते हैं। सो यहाँ पे जो बॉन्ड बना कुछ इस तरीके से, अगर आप देखो ये यहाँ पे गया और इसने यहाँ से इस तरीके से बनाया। मतलब अगर आप देखो तो हाइड्रोजन के पास, हर हाइड्रोजन के पास अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अगर मैं बात करूँ कार्बन के पास, तो कार्बन के पास 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो दिस इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड, जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में सिर्फ इतना सा अंतर है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि मान लीजिए आप 2 फ्रेंड्स हो, एक जो भी है वो क्या लेके आ रहा है, मान लो पर्सन ए है एंड पर्सन बी है। तो पर्सन ए जो है वो चाइनीज़ लेके आया है, ओके, और ये डोसा लेके आया है, ये डोसा लेके आया है। तो इसने अपना डोसा पूरा का पूरा इसको दे दिया, ये हो गया एक तरीके से आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और अगर दोनों शेयरिंग कर लें कि तुम भी मेरा कुछ यूज़ कर लो, मैं भी तुम्हारा कुछ यूज़ कर लेता हूँ, सो दिस इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ हम समझते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड लो बॉइलिंग पॉइंट्स। वाई? आप समझो कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं फॉर आयनिक बॉन्ड्स, व्हेन वी टॉक अबाउट आयनिक बॉन्ड्स, व्हाट हैपन्स, एक कैटायन प्रोड्यूस होता है एंड एक एनायन प्रोड्यूस होता है। कैटायन वो होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन वो होता है जिसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव चार्ज होता है। लाइक सोडियम क्लोराइड के केस में हमारे पास जो सोडियम था दैट विल बी नोन एज कैटायन बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया था, एंड जो क्लोरीन है दैट विल बी नोन एज एनायन बिकॉज उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। सो आप देख सकते हो एक प्लस है एक माइनस है, इट मीन्स चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं, एंड व्हेनेवर देयर आर चार्जेस, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स बहुत बढ़ जाता है, जिसके चलते आपको उतनी ज़्यादा हीट, टेम्परेचर, उतनी ज़्यादा उसका ताप आपको बढ़ाना पड़ता है अगर हिंदी में कहूँ तो। और यही एक रीज़न है कि आयनिक बॉन्ड्स में या फिर आयनिक जो कंपाउंड होते हैं उसमें मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत क्या होते हैं भाई, हाई होते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नो सच आयंस, नो सच चार्जेस, कोई भी आवेश क्रिएट नहीं होता है जिसके कारण आपको कम एनर्जी में ही आपका काम चल जाता है। तो इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म। ऑब्वियसली बात है, आपने शेयरिंग करी है, ना तो आपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं ना तो आपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, दैट इज वाई आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन फॉर्म नहीं हो रहा। अगेन यू कैन सी दैट ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से हो रही है, एंड यू कैन सी बाय रिवर्सिंग द वीडियो। नाउ बात चलते हैं आगे क्या होती हैं चीज़ें। सो नाउ अब हम एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं दैट इज एलोट्रोप, कि भाई एलोट्रोप क्या होते हैं, किसको हम एलोट्रोप कहते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं कि एलोट्रोप्स होते क्या है। एलोट्रोप बेसिकली कोई भी हमारे पास कंपाउंड है, मान लेते हैं कार्बन, क्योंकि यहाँ पे कार्बन हमारा मेन हीरो है, लीड रोल में है। कार्बन सिर्फ कार्बन के रूप में नहीं पाया जाता है, कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है, और किसी भी एलिमेंट की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं दे आर नोन एज एलोट्रोप्स। लाइक कार्बन की अगर हम बात करें, सो कार्बन ऑब्वियसली डायमंड के फॉर्म में पाया जाता है एंड ग्रेफाइट के फॉर्म में भी पाया जाता है। अगर डायमंड के थोड़े से स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें, ऑब्वियसली आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये डायग्राम, आप रेफर कर सकते हैं।
it will be somewhat like this. So this is the structure, the crystal structure of diamond crystal lattice, structure of diamond. एंड ग्रेफाइट की अगर हम बात करें सो कुछ इस तरीके से इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखता है. नाउ फर्दर अगर बात करें कि क्या क्या चीज़ें दोनों में होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए द डायमंड जो होता है वो भी एक एलोट्रोप होता है ऑफ कार्बन. इट इज़ एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन एंड दिस इज ऑल्सो एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन. बट इज देयर एनी डिफरेंस ऑफ बोथ द थिंग्स? तो आपको समझना है कि येस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ. अगर आप इसकी बात करें लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा जो डायमंड होता है वो एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है, जबकि जो हमारा ग्रेफाइट होता है दैट इज़ नॉट सो हार्ड. सो नॉट हार्ड मैं लिख देता हूँ, नॉट सो हार्ड है, कोई भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है. फिर अगर मैं बात करूँ, वेट लेट मी रब इट. फिर अगर मैं बात करूँ कि ये नॉट सो हार्ड है, ओके, नॉट सो हार्ड. देन अगर मैं बात करता हूँ कार्बन की आगे, तो जो डायमंड होता है हमारा नॉट वेट सो हार्ड, ओके, जो हमारा डायमंड होता है दैट इज नॉट अ गुड कंडक्टर, नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बट जो हमारा ग्रेफाइट होता है दैट इज अ वेरी गुड कंडक्टर, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके. अगर मैं बात करता हूँ डायमंड की, तो आपको पता होगा कि इसका यूज़ जो होता है वो जो हमारे ग्लास होते हैं कट करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है, कांच को काटने के लिए, एंड एज वेल एज जो ज्वेलरीज होती हैं उसको बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, ज्वेलरीज को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ओके. ये कहाँ यूज़ होता है? तो भाई ये पेंसिल में यूज़ होता है. आपने देखा होगा पेंसिल का ये जो वाला जो पोर्शन होता है, पेंसिल भी मैंने यहाँ पे लगाई है समझने के लिए, तो ये जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है ना, यही होता है हमारा ग्रेफाइट. सो आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी. बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो कंसेप्ट है इस चैप्टर का वो हम समझने वाले हैं, दैट आर हाइड्रोकार्बन. नाउ आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रोकार्बन, इसमें ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है. हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स जो कि दो चीज़ों से बन के मिलके बने होते हैं. पहला है हाइड्रोजन, नाम से ही पता चल रहा है, एंड सेकेंड इज कार्बन. इट मीन्स अगर कोई कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मेनली मिलकर बना है, ज़रूरी नहीं कि इसमें और कुछ ना हो, बट ये दोनों तो होने ही चाहिए. इसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज हाइड्रोकार्बन्स, ओके. काफ़ी सेक्शन इसमें डिलीटेड है, बट जितना है उसको हम फटाक से कवर करने की कोशिश करते हैं. ना हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हमारे वो कुछ कुछ स्पेशल टाइप्स के होते हैं, और अब हम वही देखने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप के हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास होते हैं. हाइड्रोकार्बन्स को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. द वेरी फर्स्ट दैट इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड द सेकेंड वन इज दैट आर नोन एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को भी दो कैटेगरीज में बांटा गया है. पहले हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. फर्दर अगर मैं चलूँ तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन की कैटेगरी में बांटा गया है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एल्कीन और एल्काइन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, ओके. तो ये चीज़ आपको समझना है. फिर हम बात करते हैं कि हमें जो पढ़ना है वो है एल्केन एंड एल्कीन एंड एल्काइन. सबसे पहले समझते हैं कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ये पता होना चाहिए आपको. So aliphatic hydrocarbons are those hydrocarbons in which we can see strong or straight chain, not strong but straight chain of carbon compound, straight chain. While aromatic यहाँ पे R आ रहा है and R for याद रखिएगा रिंग, तो यहाँ पे क्लोज स्ट्रक्चर, यहाँ पे ओपन स्ट्रक्चर बनते हैं कार्बन कार्बन कंपाउंड्स के बीच में, यहाँ पे क्लोज स्ट्रक्चर बनते हैं. लाइक जैसे बेंजीन हो गया, तो बेंजीन आपको पता होगा, बेंजीन आपको पता होगा दैट इज C6H6 मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड बोला जाता है, और ये एक रिंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है. रिंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है वो उसी के नाम के कारण इसको क्या बोला जाता है, समवट लाइक दिस, कार्बन कार्बन CH. तो इस कारण से इसको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं. तो अभी पढ़ते हैं एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है और एल्काइन क्या होता है. सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके. एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या होता है?
एल्केन सबसे पहले आपको याद रखना है ये सैचुरेटेड होता है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और अगर मैं बात करूं एल्कीन, सो दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, नाउ जब से हम पढ़ रहे हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और अनसैचुरेटेड में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है। इफ वी टॉक अबाउट स्पेशली एल्कीन, तो इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वाइल इन केस ऑफ एल्काइन कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ज़रूरी नहीं कि अगर एक बहुत बड़ी कार्बन चेन हो तो हर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, बट एटलीस्ट देयर शुड बी अ पेयर ऑफ कार्बन वेयर वी कैन फाइंड डबल बॉन्ड। सो ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। इफ वी मूव फर्दर, so we can say or we can see that, let me make a line over here. If we talk about the general formula, okay, so alkane का एक जनरल फॉर्मूला होता है, दैट इज CnH2n प्लस 2। अगर मैं इसमें से दो कम कर दूं तो ये हमारा एल्कीन का फॉर्मूला बन जाता है, यानी कि CnH2n। अगर मैं इसमें से दो और कम कर देता हूं तो वह एल्काइन का फॉर्मूला बन जाता है, यानी कि CnH2n माइनस ऑफ 2। सो दीज आर द जनरल फॉर्मूलाज ऑफ बोथ दिस एंड एज वेल एज एल्केन, CnH2n प्लस 2, CnH2n एंड CnH2n माइनस 2। यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, ये जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होते हैं, इनके नाम को जब भी हम कोई कंपाउंड बनाते हैं, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत शॉर्ट वीडियो, बिकॉज इसमें हम सिर्फ काम की बातें कर रहे हैं अभी कि नाम कैसे रखा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए दैट दीज ग्रुप्स का जो नाम होता है वो हम यूज़ करते हैं एज अ सफिक्स। ना सफिक्स आपको पता होगा जो वर्ड के एंड में लगते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ गाड़ी, और अगर गाड़ी के आगे मैं लगा दूँ वाला, सो दैट बिकम्स गाड़ी वाला, मतलब बदल जाता है उसका। गाड़ी मीन्स किसी मशीन की बात कर रहे हैं, एंड गाड़ी वाला मतलब किसी पर्सन की बात चल रही है। ओके, वैसे ही सफिक्स इनसे लिया जाता है, तो इसका सफिक्स क्या बन जाएगा भाई, इसका जो सफिक्स बनेगा दैट विल बी एन। इसका सफिक्स क्या बन जाएगा हमारा, दैट विल बी इन, एंड इसका सफिक्स क्या बन जाएगा, दैट विल बी आइन। ओके, नाउ जो हमारा आगे लगता है यानी कि प्रीफिक्स, फ्रॉम वेयर वी विल टेक दैट, सो वी विल टेक दैट बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हाउ, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स present in the compound, present in the compound. So we take the number of carbon atoms by the sorry, we take prefix by the number of carbon atoms in that compound. Now last thing which you need to remember here is what is homologous series. Now a series of carbon compound in which same functional group substitutes the hydrogen atom is called homologous series. These compounds have similar chemical properties due to the addition of same kind of functional groups throughout the chain. इसमें से आपको नहीं समझ में आया होगा, सो मैं एक पिक्चर आपको दिखाता हूँ, अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, और इसको मैं थोड़ा सा और एलैबोरेट करता हूँ, शॉर्ट करता हूँ। सो यहाँ पे हमारी होमोलोगस सीरीज, तीन होमोलोगस सीरीज मैंने आपको दिखाई है। फर्स्ट इज एल्केन्स, फिर है एल्काइंस, और फिर है एल्कोहल। अगर आप देखो तो CH4 जो हमारा होता है दैट इज नोन एज मेथेन, दिस इज एथेन, दिस इज प्रोपेन, और अगर मैं बात करूं C4H10, सो दिस बिकम्स ब्यूटेन। सेम अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सो दिस इज अगर मैं C2H2 की बात करूं, सो दिस इज एथाइन, दिस इज प्रोपाइन, this is butane, and this is pentine. Don't worry about these names, I will make a separate video over there for that. And this is alcohol, so this is methyl alcohol, ethyl alcohol, then this is propyl, and this is butyl. तो मैं लिख देता हूँ मेथेनॉल, लिख देता हूँ मैं इसका IUPAC ने, मेथेनॉल, एथेनॉल,
प्रोपेनॉल एंड दिस वन बिकम्स ब्यूटेनॉल। ओके, सो अगर आप देखो, सो होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें हर एक कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो एक के बाद एक आता है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, नॉट लाइक 4 के बाद सीधे 10 आ गया। सो इनके बीच में CH2 का गैप है, सिंगल बॉन्ड CH2 का गैप है। हाउ? देखो यहाँ से अगर आप यहाँ पे जंप करोगे तो एक C बढ़ गया ऑब्वियसली एंड 2 H बढ़ गए, सो CH2 का अंतर है। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है, जो यहाँ पे नहीं लिखी है, कि हर एक जो सक्सेसिव कंपाउंड होता है उनके बीच में 14 AMU एटॉमिक मास का डिफरेंस होता है। जैसे अगर मैं CH4 की बात करूं, सो दिस इज मेथेन, अगर मुझे इसका एटॉमिक मास निकालना है, सो कार्बन का एटॉमिक मास होता है कितना, 12, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, बट वी हैव 4 हाइड्रोजन, सो वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 4, सो 12 प्लस 4 गिव्स अस 16। इफ वी टॉक अबाउट एथेन, सो यू कैन सी हियर कि C2H6 यानी कार्बन का होता है 12 और 2 कार्बन है तो 12 इंटू 2 प्लस दिस इज प्लस हियर, लेट मी जस्ट रफ इट। ओके, सो 12, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन एक है, और इसके साथ सॉरी हाइड्रोजन का एटॉमिक 1, एटॉमिक मास 1, और 6 हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी कि 24 प्लस 6 दिस बिकम्स 30। सो यू कैन सी यहाँ पे है 16, यहाँ पे है 30, कितने का अंतर है, 30 का अंतर है। अगर आगे चले तो C3H8 दिस इज प्रोपेन, कार्बन का होता है 12 और 3 है, दैट इज वाई 12 इंटू 3, हाइड्रोजन का होता है 1 और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, वी हैव 8, so this will become this, so 12 3s are 36 plus 8, this gives us 44 AMU, that is atomic mass unit। so हर एक सक्सेसिव के बीच में आपको 14 का गैप दिखेगा, दिख रहा है? so these are the things that you need to remember। so this was all about homologous series, carbons and hydrocarbons। first revise this, उसके बाद हम लोग आगे की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक यानी कि IUPAC नेम कैसे रखना है, किस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं, किस तरीके से मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना होता है, वो देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।